नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, आइए उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास। हमने इससे पहले देखा कि कैसे देश में महात्मा गांधी जी का आगमन होता है। महात्मा गांधी जी के आगमन के बाद हमने देखा कि जब इनका आगमन हो गया तो राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने रोलेट एक्ट लाया। रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला हत्याकांड, बाघ हत्याकांड हुआ। रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाघ हत्याकांड हुआ। इसके बाद इसके विरोध में जलियांवाला बाघ हत्याकांड हुआ। तत्पश्चात महात्मा गांधी ने एक आंदोलन जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है महात्मा गांधी जी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। इस असहयोग आंदोलन में क्या था? इस असहयोग आंदोलन में था स्वराज की स्थापना। स्वराज यानी कि स्वशासन, स्वशासन की स्थापना। स्वराज स्वशासन का कहने का मतलब क्या है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं जो देश में महत्वपूर्ण है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, एवं जो देश में एक नए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था इस जो है असहयोग आंदोलन के तहत। इसके साथ साथ आपको पता है इस आंदोलन के तहत देश के माने जाने प्रतिष्ठित जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जिसे शॉर्ट में CR दास बोलते हैं, ऐसे तमाम सारे वरिष्ठ वकीलों ने भी अपनी वकीली का जो पेशा है जिसके द्वारा सरकार को सहयोग प्राप्त किया जाता था उसको भी त्याग दिया गया। मामला ये हुआ कि असहयोग आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा था, लेकिन अचानक चौरी चौरा में जब घटना घटती है, चौरी
चौरा, चौरी चौरा में जब घटना घटती है तो महात्मा गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से, बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से आंदोलन को वापस ले लिए। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसे महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। और जब महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया तो देश में एक अराजकता का माहौल है। अराजकता का माहौल है। अराजकता इसलिए है क्योंकि जो सरकार है ना, सरकार भी लोगों को पकड़ करके जेल में डाल रहा है। क्योंकि इस आंदोलन के बाद जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया तो महात्मा गांधी जी को भी पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था, जिसके वजह से मामला यह है कि देश में पूरी तरीके से अराजकता व्याप्त है। और देश में जो जन जागरूकता पनप चुकी है, जो देश में जन जागरूकता बन चुकी है, लोगों में एक, जो जन सामान्य के लोग हैं, लोगों में एक राष्ट्रीय आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है कि ब्रिटिश सरकार कैसे हमारे देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण कर रहा है, उस शोषण के संदर्भ में लोगों के अंदर एक मजबूत भावना का निर्माण हो गया। और लोग जो है, खास करके महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लोग आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। लोग आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने ऐसा काम कर दिया, आंदोलन को वापस ले लिया, तो वापस लेने का कारण क्या है कि आंदोलन हिंसक हो गया। और गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि पूरी तरीके से जो भारतीयों के अंदर जो जन जागरूकता है, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी जो प्रमुख भूमिका है, जिसके माध्यम से देश को आज़ादी महात्मा गांधी जी के माध्यम से दिलाया जा सकता है, महात्मा गांधी जी को लगा कि अभी लोग, भारतीय जनमानस पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, जिसके वजह से उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन देखिए, अब यहाँ दो चीज निकल के आता है। ये जन जागरूकता जो लोगों के अंदर आई, और कुछ जो शिक्षित समुदाय से हैं, जैसे मान लीजिए मोतीलाल नेहरू हैं, सीआर दास हैं, चित्तरंजन दास इनको बोलते हैं। अब ये लोग भी जो है इस पूरे प्रकरण से नाराज चल रहे हैं। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये जन जागरूकता है। तो जन जागरूकता में कुछ लोगों ने क्रांतिकारी उग्रवादी भावना का निर्माण किया। क्रांतिकारी उग्रवाद का निर्माण किया। इसमें हम लोगों ने देखा था क्रांतिकारी उग्रवाद में जैसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा एवं ऐसे तमाम सारे लोग हैं, भगवती चरण बोहरा, ठीक है, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने क्रांतिकारी उग्रवाद का निर्माण किया और सरकार को बम के सहारे और हिंसक गतिविधियों के माध्यम से सरकार को डराने धमकाने का कार्य किया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जो ये मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, इन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि ऐसे काम चलेगा नहीं, और क्यों ना जो है इसके साथ साथ सरकार को, जैसे मामला यह है कि कोई तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी जेल में चले गए, तो कोई ना कोई आंदोलन की शुरुआत करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने, वर्ष 1923 की बात है, इन लोगों ने जो है, वर्ष 1923 की बात है, इन लोगों ने एक पार्टी जो है स्वराज पार्टी का निर्माण किया। ठीक है, स्वराज पार्टी का निर्माण किया 1923 में।
अब देखिए, स्वराज पार्टी का निर्माण इन लोगों ने इसलिए किया कि ये लोग समझा रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन लोग को ये समझा रहे हैं ये लोग कि ऐसा करो, ठीक है अराजकता का माहौल है, लेकिन ये लोग राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि ऐसा किया जाए कि केंद्रीय विधान मंडल के चुनाव के माध्यम से उसमें प्रवेश करके जो है सरकार को चुनाव के माध्यम से प्रवेश करके जो है सरकार के साथ आंतरिक हस्तक्षेप किया जाए। ठीक है, इन लोगों ने ये सोचा कि केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव हो और चुनाव में हम लोग सीटें जीत कर आए और सीट जीत कर आकर के सरकार के साथ जो है असहयोग की भावना की जाए, सरकार को आंतरिक मुद्दे पर चुनौती दिया जाए। इससे भी सरकार जो है कहीं न कहीं सरकार त्रस्त होगा, जिसके वजह से 1923 में जो केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव हुआ, इसमें स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। चूंकि लगभग 101 सीटों के ऊपर जो है प्रत्याशियों का चुनाव हुआ, जिसमें से लगभग 41 या 42 सीटें, ठीक है 41 या 42, कंप्लीट 42 है, 42 सीटें पर जीत दर्ज करके स्वराज दल के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ी जो है भूमिका अदा की है। क्योंकि ये देश के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी जेल में हैं, अराजकता का माहौल है, लेकिन स्वराज पार्टी के इन कार्यकर्ताओं, जिसमें प्रमुख जो है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन लोगों ने, आपको पता है कि इन लोगों ने जीत दिला करके 42 सीटों पर सरकार को अंदर से आंतरिक मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया और इनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ इनकी उपलब्धि एक और है कि जो 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का जो स्पीकर होते हैं ना, वो भी इन्हीं के कार्यकर्ताओं विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का स्पीकर चुना गया, अध्यक्ष चुना गया, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं उसी प्रकार। इनकी उपलब्धि और है कि जो 1925 में केंद्रीय विधान मंडल के स्पीकर का चुनाव हुआ, अध्यक्ष का। इसमें विट्ठल भाई पटेल को चुना गया, क्योंकि 42 सीटें आ गई थी स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, तो जिसकी वजह से विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। तो ये कहीं न कहीं सरकार को आंतरिक रूप से, चुनाव के माध्यम से सरकार को आंतरिक रूप से घेरने का एक बहुत बड़ी कार्य प्रणाली है, जिसके माध्यम से सरकार को आंतरिक मुद्दों पे घेरा गया और सरकार कहीं न कहीं अपने कार्यों को करने के लिए जवाबदेह बनी। और उसके संदर्भ में सरकार को भारतीय जनमानस के संदर्भ में कार्य करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए कहीं न कहीं स्वराज पार्टी का बहुत अच्छा योगदान है, जो कि महात्मा गांधी जी के आंदोलन को जब दबा दिया गया, जेल में भेज दिया गया, तो ऐसी कार्यक्रम, एक प्रकार से ये लोग भी रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं, जो देश हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपको पता है
कि सरकार ने 1919 का अधिनियम इससे पहले लाया था, बहुत पहले की बात है ये। इसका चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि इन्हीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अधिनियम को उठाया जाता है चर्चा करने के लिए। तो जो ये अधिनियम है 1919 का जो अधिनियम है, इसमें क्या था कि जो प्रांत है ना, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। उसके साथ साथ इसमें एक और भूमिका था कि जैसे जो देश में ब्रिटेन सरकार ने 1919 के कानून में, चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके संदर्भ में इन लोगों ने किया क्या किया, यह कि इन लोगों ने उत्तरदायी कि चूंकि ये लोग सोचे कि जैसे विदेश सेवा, रक्षा सेवा, गवर्नर जनरल हमारे ब्रिटिश सरकार के अधीन ब्रिटिश सरकार के तहत कार्य करेंगे और एक चुनी हुई सरकार हो, तो इस दिशा में लोग उत्तरदायी सरकार के चुनाव के लिए, उत्तरदायी सरकार को कार्य सौंपने के लिए 1919 के कानून में ऐसा प्रावधान किए थे। और जिसका समीक्षा जो है ये लोग सोचे थे, इनका विचार था कि 10 वर्ष बाद किया जाएगा, 10 वर्ष बाद किया जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने यह रिपोर्ट की समीक्षा 10 वर्ष पहले यानी कि 8वें वर्ष में ही कर दी। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने खास करके सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एवं और 7 सदस्य थे टोटल। ठीक है, 7 सदस्य टोटल थे। अन्य जो है 7, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में टोटल 7 सदस्य थे। इन लोगों को उस रिपोर्ट की समीक्षा हेतु, रिपोर्ट की उत्तरदायी जो सरकार है, उत्तरदायी सरकार के रिपोर्ट की समीक्षा हेतु आयोग नियुक्त कर दिया, सर जॉन साइमन आयोग, जिसे हम लोग साइमन आयोग कहते हैं। इसका नियुक्ति ये लोग 1927 में कर दिए। ठीक है, जिसका नियुक्ति ये लोग 1927 में 2 वर्ष पहले कर दिए थे। और इसमें आपको पता है कि इसमें 7 सदस्य जो है ब्रिटिश सरकार के ही मेंबर थे, अंग्रेज थे। अब मामला यह है कि साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग सर्वप्रथम बंबई पहुंचा। अब जैसे ही साइमन आयोग पहुंचा भारत में, वैसे इसका विरोध होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि बताइए, भारतीयों के बारे में आपको निर्णय लेना है, आपको भारतीय शासन के बारे में निर्णय लेना है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, और आप उसमें उत्तरदायी सरकार भारतीय लोगों को सौंपना चाह रहे हैं और भारत के लोगों को ही शामिल नहीं किए हैं, तो विरोध होना तो स्वाभाविक है ना। तो इस संदर्भ में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। जहां जहां साइमन कमीशन गया, वहां गो बैक के नारे लगे। ठीक है, इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था, क्योंकि इसमें सारे लोग अंग्रेज थे और अंग्रेज श्वेत होते हैं। नारे लगे। एक घटना और घटी है। लाला लाजपत राय इस साइमन कमीशन के विरोध में
एक बहुत बड़ी आंदोलन की शुरुआत किए थे, लोगों के जन जागरूकता के माध्यम से एक आंदोलन किए सरकार के खिलाफ। इसी आंदोलन में लाठीचार्ज के माध्यम से जो लाला लाजपत राय हैं, जिन्हें लाला लाजपत राय, जो लाठी चार्ज के माध्यम से घायल हो गए। क्योंकि एक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स, जिसका नाम था सैंडर्स, इन्हीं के कारण इन्होंने ही लाठी चार्ज करवाया और घायल हो गए। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। लेकिन अनंतः घायल होने के बाद अनंतः इनकी मृत्यु भी हो गया। ये बात आप समझने का प्रयास करिए। लेकिन इसका बदला लिया गया है। जो हमारे HSRA, जो क्रांतिकारी उग्रवाद संगठन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था, और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिव वर्मा, ऐसे लोगों ने किया था। बाद में क्या हुआ कि इन्हीं संस्था के जो क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय को जो घायल किया था, पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दिए। तो ये उनकी क्रांतिकारियों की उपलब्धि रही है। और ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो उग्रवादी हो, चाहे उदारवादी विचारधारा हो, सबका एक योगदान है। अब मामला क्या है? अब साइमन कमीशन, चूंकि साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट देने के बाद जो है, ये जो 1930 में अपनी गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, इसी गोलमेज सम्मेलन में ही इनको अपना रिपोर्ट जो है सौंपना था। इसी जो है गोलमेज सम्मेलन में ही इनको अपना रिपोर्ट जो है सौंपना था। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब देखिए क्या है मामला। अब साइमन कमीशन ने अपनी 1930 में रिपोर्ट इसको सौंपना है, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ। लेकिन भारतीय शांत थोड़ी रहे। अब लोगों ने साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में, यानी उसी के जवाब के रूप में, खास करके मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एवं अन्य भी सदस्य रहे, जैसे तेज बहादुर सरकू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने मिलकर के एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। ठीक है, तो आप जानेंगे मामला क्या है। मामला यह है कि साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे। मोतीलाल
नेहरू एवं अन्य सदस्य तेज बहादुर सरपू एवं सुभाष चंद्र बोस, ये लोग प्रमुख थे एक सदस्य के रूप में। इन लोगों ने क्या किया कि नेहरू रिपोर्ट का निर्माण किया। और नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया है, नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट ने मांग किया कि भारत को डोमेनियन का दर्जा दिया जाए। डोमेनियन का मतलब है अधिराज्य, यानी कि ब्रिटिश सरकार रहे, कुछ भूमिका ब्रिटिश सरकार की हो, जैसे गवर्नर जनरल का पद है तो ब्रिटेन सरकार के पास हो, लेकिन एक उत्तरदायी सरकार हेतु एक डोमेनियन राज्य, भारत में एक डोमेनियन राज्य यानी अधिराज्य का दर्जा भारत को दिया जाए। और भारत में एक केंद्र और प्रांतों के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए। भारत में चूंकि इन लोग का प्रावधान होगा कि भारत में एक संघ का निर्माण किया जाए, भारत में एक संघ का निर्माण किया जाए। संघ में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाए, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाए। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र को दिया जाए। यह था नेहरू रिपोर्ट कि देखिए भारत में एक संघ का निर्माण किया जाए और संघ के निर्माण के साथ साथ केंद्र और प्रांतों को अलग शक्तियों का विभाजन किया जाए। विभाजन करने के बाद जो अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र को दिया जाए। लेकिन आपको पता है ये जो भी प्रक्रिया है कांग्रेस की प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ये उन्हीं के माध्यम से इन सारी बातों को मोतीलाल नेहरू अपनी रिपोर्ट के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का भी स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग का भी स्थापना हुआ था। और उस समय में 1906 के बाद जब मैं बात कर रहा हूँ 1927, 28, 29 की, तो इस समय में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका बढ़ रही है, मुस्लिम लीग पर प्रभुत्व बढ़ रहा है, जिसके वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्रीय मांगे रखा। जैसे कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, मोतीलाल नेहरू के माध्यम से अपनी बात रखा, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी अपनी नेहरू रिपोर्ट, जैसे नेहरू रिपोर्ट था उसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्रीय मांग रखे। अब इस मांग में क्या था प्रमुख? इस मांग में था कि मुस्लिमों के लिए, मैं प्रमुख मांग की बात कर रहा हूं, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था रहना चाहिए, पहली चीज। यही सब देश को बांटने का वो था, प्रावधान था, यानी कि मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक व्यवस्था है उसे बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि 1909 के कानून के माध्यम से ऐसा अधिकार दे दिया गया था। और मुस्लिम संस्कृति, धर्म और पर्सनल लॉ आदि का भी सुरक्षा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मुस्लिमों की जो
संस्कृति है, इनका जो धर्म है, इनका जो पर्सनल लॉ है, इसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार जो है देखिए, मुस्लिम लीग ने अपनी बात रख दिया और कांग्रेस के पदाधिकारी मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से अपनी बात रख दिया। अब देखिए, अभी देश की जो माहौल है, अभी भी अराजकता व्याप्त है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी भी जेल से आ चुके हैं। अब इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी भी जेल से आ चुके हैं। अब देखिए कहानी क्या है। अब ये जो है आगे की कहानी है कि महात्मा गांधी जी भी तो इस बात को आप समझ रहे हैं। अब इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी भी जेल से आ चुके हैं। महात्मा गांधी जी भी जेल से आ चुके हैं। इधर नेहरू रिपोर्ट की बात को जो है, नेहरू रिपोर्ट की बात को सरकार गंभीरता से नहीं ले रहा है। सरकार गंभीरता से नहीं ले रहा है नेहरू रिपोर्ट की बात। तब मोतीलाल नेहरू जी नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है, जब सरकार गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो कांग्रेस का वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। तब जो है, जब सरकार गंभीरता से नहीं लेता है, तब कांग्रेस का वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, कांग्रेस का जो है वर्ष 1929 का लाहौर का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू करते हैं। अब देखिए, यही वह समय है कि अब नेहरू जी मूल अधिकार की बात कर रहे हैं। अभी तक डोमिनियन की बात हो रहा था, लेकिन नहीं, अब नेहरू जी पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं। अब नेहरू जी जो है पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं डोमिनियन नहीं, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार सरकार नहीं कर रहा है, गंभीरता से नहीं मान रहा है। तो कांग्रेस का वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, और जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी के मन में अब फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार जैसे विषय अच्छे से आने लगा, क्योंकि मूल अधिकार लोगों का एक अधिकार है ना। इस संदर्भ में अब जवाहरलाल नेहरू जी डोमिनियन को हटा दिए कि कोई डोमिनियन नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें खुद स्वशासन चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसके लिए इन्होंने किया क्या? पूर्ण स्वराज के लिए 26 जनवरी 1930 की बात है, ये लोग स्नान करते हैं। उसके बाद उसी दिन से एक पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का शुरुआत हो जाता है 26 जनवरी 1930 से। और बाद में आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग अपना, जैसे कि 26 जनवरी के ही दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किए, और इसके साथ साथ
अब महात्मा गांधी जी भी सक्रिय हो गए और महात्मा गांधी जी के माध्यम से देश में पुनः एक बार आंदोलन की शुरुआत करने के लिए लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी जी को यह कार्य सौंप दिया। एक बहुत बड़ी चीज है और एक ऐसा समय है कि देश अब पूर्ण स्वराज के संदर्भ में मांग कर रहा है और देश अब पूर्ण स्वराज को और मूल अधिकार के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश सरकार से आजादी की लड़ाई कर रहा है ताकि पूर्ण रूप से आजादी मिल सके। ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोगों का टॉपिक। इससे आगे की जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जय हिंद साथियों।